अच्छा तो गैस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भाई भी ठीक है, फिट है, शानदार है और ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह से आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर इरफान है। इरफान हैदर खान। हैदर खान। तो आइए इनके साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं और इनसे थोड़ा सा पूछते हैं। तो सबसे पहले इरफान साहब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। जी, मेरा नाम इरफान हैदर खान है। हम्म। मैं पाकिस्तान से तहसील कमालिया से बिलोंग करता हूँ। ओके। और इस वक्त मेरी उम्र 24 साल है। और मैं अच्छा। रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ IUK यूनिवर्सिटी से। ओके, रिसेंटली अभी अभी ग्रेजुएट जी, हुए हैं अभी आप। जस्ट कुछ दिन पहले। चलें, सही है। तो चलें आज आपके साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछने हैं और आई थिंक किसी ने ऐसे नहीं पूछे होंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया आप आए हैं यहाँ पे और जी थोड़ा सा टाइम आपने हमारे लिए निकाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है इरफान साहब, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको फाइनली डिग्री कब मिलती है? यार, ये डिपेंड करता है हम्म। यूनिवर्सिटी के ऊपर ना, कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कैसी है, वो मतलब आपको कैसे लेके चल रहे हैं। हम्म। वैसे ही है, नॉर्मली जो है ना वो 2 3 मंथ्स का ड्यूरेशन लग जाता है 2 to डिग्री। 3 मंथ। हाँ, डिग्री मिलने में आफ्टर स्टेट एग्ज़ाम्स। और डिग्री से पहले किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है ये बता दें। यार, डिग्री से पहले पहले तो जाहिर सी बात है, आपको 10 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। हम्म। उसके बाद एंड पे ना 10वें सेमेस्टर में आपसे ये यहाँ की जो मिनिस्ट्री होती है वो आपसे स्टेट एग्ज़ाम लेती है। हम्म। ये बेसिकली आपका पूरा जो आपने 10 सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा होता है वो सब नॉलेज आपका इसमें टेस्ट किया जाता है। अच्छा। जी। चलिए सही है। पीआरएमपी लेने का तरीका क्या है और कब अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करने की फ़ी क्या है और कितने दिन बाद मिल जाती है ये बता दें। यार, ये जो PRMP होती है ये आपको बेसिकली जब आपकी कन्वोकेशन होती है ना, हम्म। कन्वोकेशन स्टेट एग्ज़ाम के 15 से 20 दिनों के बाद हो जाती है। उस वक्त आपको ना ये जो नॉन अटेस्टेड डिग्री होती है, मिनिस्ट्री की तरफ से अटेस्टेड डिग्री नहीं होती, वो हम्म। यूनिवर्सिटी जो इशू करती है वो हम्म। आपको देते हैं जब आपकी अच्छा। कन्वोकेशन होती है। तो आपने करना ये होता है कि आपने उसकी एक अच्छी सी फ़ोटो ले लेनी होती है। ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि इन्होंने अटेस्टेशन करवानी होती है तो वो डिग्री आपसे वापस ले लेते हैं, हम्म। मिनिस्ट्री की तरफ भेज देते हैं। तो आपने उसकी ना फ़ोटो ले लेनी है हम्म। और PMC की वेबसाइट पे जाके उसी मतलब ना फ़ोटो के बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस होती है, जो PRMP की फ़ीस है वो 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। हम्म। और डिपेंड करता है 2 से 3 दिन में या हफ्ता भी लग सकता है, आपको हम्म। PRMP का जो लेटर है ना वो आपकी ईमेल के ऊपर इश्यू हो जाता है। अच्छा। जी, चलिए सही है। ये इसका प्रोसीजर है। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो वेट करते हैं अपनी अटेस्टेड डिग्री का। अच्छा। वो आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए बेहतर ये होता है कि जब वो कन्वोकेशन के ऊपर आपको डिग्री दे, हम्म। आप मतलब एक उसकी पिक्चर ले लें और हम्म। उसी पिक्चर की बेस के ऊपर आप PRMP में अप्लाई करते हैं। अच्छा तो इरफान साहब, डिग्री के अटेस्टेशन ज़रूरी है पाकिस्तान में हाउस जॉब करने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए? यार, जो किर्गिस्तान की मिनिस्ट्री है ना, वो हम्म। अगर आपकी डिग्री अभी अटेस्ट नहीं भी करती, हम्म। आप हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा। लेकिन एट द एंड ऑफ हाउस जॉब वो आपसे ये मतलब ये डिमांड करते हैं कि हमें अटेस्टेड डिग्री दिखाई जाए। अच्छा। और अगर आप उस वक्त वो अटेस्टेड डिग्री प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम्म। तो आपकी हाउस जॉब कैंसिल मानी जाती है। तो यह अच्छा। बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाउस जॉब स्टार्ट करने के लिए आप नॉन अटेस्टेड डिग्री भी नॉन अटेस्टेड यूज़ कर सकते हो। यूज़ कर सकते हैं। जी। चलिए सही है। एनएलई प्लैब यूएसएमएलई के लिए कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर करने के लिए आप कौन सी टिप्स देंगे? NLE, प्लैब और USMLE ये तीनों मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड्स के हम्म। एग्ज़ाम्स हैं। अच्छा। और इनका सिलेबस भी मुख्तलिफ है। हम्म। लेकिन हम कह सकते हैं कि NLE और प्लैब जो है ना हम्म। वो काफ़ी हद तक रिलेटिव। हम्म। लेकिन जो USMLE की बात करें हम्म। तो वो एक टोटली डिफरेंट थिंग है। हम्म। वो आपका सिर्फ मतलब बेसिक्स, स्टेप 1 जो है उसका बेसिक्स पे आपका फोकस करता है, स्टेप 2 आपका क्लिनिकल पे फोकस करता है। हम्म। और आगे वो जो स्टेप 3 होता है उनका बेड साइड टेक्निक्स होती हैं हम्म। उसकी जो होते हैं उस पर फोकस करता है। जबकि जो प्लैब है ना, प्लैब 1 और NLE 1 हम्म। ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं आपस में। हम्म। तो अगर हम बात करें कि इनके लिए बुक्स कौन सी ज़रूरी हैं तो वो देखें, जो फर्स्ट एड की बुक है ना फॉर द USMLE, ये आपकी मतलब ना ऐसे कह सकते हैं कि बाइबल। बेस लाइन है, लाइक बाइबल। हम्म। हाँ,
तो अगर जिसने ये कर लिया ना, उसके लिए मतलब ये तीनों एग्ज़ाम्स वो कर सकते हैं। और अगर हम स्टेप वाइज बात करें तो जो फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स होते हैं ना, तो उनके लिए रिकमेंडेशन यही होती है कि वो टेक्स्ट बुक से पढ़ें, मतलब जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल वो गाइडेंस से पढ़ सकते हैं। फॉर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के लिए मतलब जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो यूज़ करें। फार्माकोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लिपिन कोट होगी, स्किन आवर जैसी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो यूज़ करें। इनको मतलब पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, इनको फर्स्ट 4 सेमेस्टर में इन स्टैंडर्ड बुक से पढ़नी चाहिए। एक मरतबा इनको मतलब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को अच्छी करीब हो जाए, तो वो मतलब आगे 4 सेमेस्टर से ऑनवर्ड, जो मतलब स्पेसिफिकली मैं किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ कि वो 4 सेमेस्टर से ऑनवर्ड आगे USMLE की जो फर्स्ट एड है वहाँ से स्टार्ट कर दें। इट इट नॉर्मली टेक 6 मंथ्स टू कंप्लीट द फर्स्ट एड। तो वो 6 मंथ्स में अपनी फर्स्ट एड कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनकी जो है वो पहले से ही एक बेसिक मतलब ना नॉलेज की मतलब उनको बना हुआ है, ग्रिप होगी उनके ऊपर। तो उनके लिए जो फर्स्ट एड है ना वो पढ़ना आसानी होगी, उससे उससे वो इजीली पढ़ सकते हैं। तो विद इन 6 मंथ्स वो अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर सकते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम लगाएं तो 1 ईयर के अंदर अंदर वो अपना स्टेप 1 की जो बुक है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद जो बाकी का टाइम होता है ना वो स्टेप 2 के ऊपर लगाएं। जो स्टेप 2 सी के फर्स्ट एड की होती है ना, वो अगर उसके ऊपर लगा लें तो मैं कहता हूँ कि 7th या 8th सेमेस्टर में बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर वो लास्ट 2 सेमेस्टर्स में इनकी रिवीजन ही करता रहे तो वो इसके लिए इनफ है। उसके बाद वो एनएलई में अपेयर होना चाहे या प्लेयर में अपेयर होना चाहे, जस्ट फर्दर कुछ 2 से 3 मंथ्स अपनी दोबारा प्रेप लगा ले उस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, मतलब उसके MCQs वगैरह कर ले, उसका एक बार पैटर्न समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो फेल हो सकता है। वो 100% ही उस एग्ज़ाम में पास कर सकता है। चलिए सही है। और आपने माशाल्लाह से अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है, जी। तो आप स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे कि नहीं? जी, मेरी वेबसाइट्स है drIrfan.blogspot.com। बेसिकली ये एक ब्लॉग साइट है, और इस ब्लॉग साइट के ऊपर मैंने ना अपने नोट्स जो भी मैं बनाता हूँ वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो माशाल्लाह से मोर देन 20 के जो विजिटर्स हैं वो पर मंथ है मेरी ब्लॉग साइट को विज़िट करते हैं, और इसके ऊपर आपको जस्ट स्टडी के रिलेटेड ये स्टफ़ मिलता है। और इसके अलावा मैं कुछ आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, वो भी इस ब्लॉग पे पब्लिश करता रहता हूँ। अच्छा, मैं इसका ना लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है? जी। तो अगर आपको मतलब ये कहने जाना है, देखना है कुछ, तो आप वहाँ जाके ना ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? आपकी टोटल कॉस्ट क्या है MBBS में, एकेडमिक प्लस पर्सनल एक्सपेंसेस इन USD और PKR? जो एकेडमिक मेरे एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर, वो तो आप इस हिसाब से देख लें कि जब मैं यहाँ पे आया था 2019 में, तब IUK की फ़ीस चल रही थी $1900। उस वक्त से लेके मैं 10वें सेमेस्टर तक $1900 ही देता हूँ। $19,000 ये हो गया। और इसके अलावा मैं हर साल वीज़ा लगवाता रहा हूँ, मेडिकल के मतलब जो मैं यूनिवर्सिटी को पे करता रहा हूँ, वो सब मिला के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली $21,000 जो है ना वो मेरी एकेडमिक लग चुकी है। जी। एकेडमिक। और ये पाकिस्तानी PKR में कितने बनेंगे? PKR में अगर मैं बताऊं तो ये ऑलमोस्ट 21,000, क्योंकि ये जो डॉलर का रेट है वो फ्लक्चुएट होता है। कभी मतलब 180 पे रहा है, कभी अभी जैसे फिलहाल हम देखें तो 185 पे है। तो ये मतलब ना डिपेंड करता है। अगर हम अभी इस वक्त का कॉस्ट निकालें तो ये अराउंड 62 लैक्स 62 लाख सिर्फ एकेडमिक? सिर्फ एकेडमिक एक्सपेंसेस। और पर्सनल एक्सपेंसेस के? और पर्सनल एक्सपेंसेस की बात करें तो अराउंड $200 जो है ना, मतलब वो एक एवरेज स्टूडेंट को मतलब नीडेड है। $200 फॉर 1 मंथ? फॉर 1 मंथ? यस। तो अगर हम इसको भी PKR में करें तो अराउंड 55 to 60,000 जो है ना PKR पाकिस्तानी रुपीस, ये मतलब 1 मंथ का यहाँ पे एक्सपेंसेस है स्टूडेंट का। और ये 5 साल का करें कितना बनेगा? यार ऑन एवरेज एक स्टूडेंट यहाँ पे 10 महीने रहता है, क्योंकि 2 महीने वो पाकिस्तान जाता है, तो 10 महीने का निकालें तो वो बनता है $2,000। 2000 और आगे 5 साल का हम लगा लें तो वो बनते हैं जी $10,000। $10,000। अब इन $10,000 का आप हिसाब लगा लें कि ये
अराउंड 28 लाख 28 लाख ये हो गए, ये मतलब यहाँ तक, मतलब 1 करोड़ तक जाती है ये बात जी 1 करोड़ तक अप्रॉक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली। और ये आप आए थे कौन से ईयर में आए थे? 2019 में 2019 में। जी। और अब जो स्टूडेंट आएगा उनकी मतलब 1 करोड़ से अबव होगी। वो 1 करोड़ से अभाव हो गई, उसकी वजह ये एक तो ये अभी डॉलर्स का रेट भी हाई है, और दूसरे नंबर पे जो एकेडमिक फीस है ना वो भी हर यूनिवर्सिटी ने इंक्रीज कर लिया है। जैसे अभी मैं IUQ में पढ़ता हूँ, जब मैं आया था तब $1900 थी, अभी $2250 इसकी। और इसके अलावा हॉस्टल वगैरह अब कंपलसरी है, तो वो भी एडिशनल जो है ना वो भी चार्जेस हैं। मतलब 1 करोड़ से ऊपर जाती है बात। जी अभी अभी कह सकते हैं 1 करोड़ से ऊपर। सही है। अच्छा, ये तो मतलब 5 साल की थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ जो फाइनल ईयर है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? क्योंकि फाइनल ईयर में आपकी कन्वोकेशन होती है और ये सब कुछ होता है, तो ये आप बता दें। फाइनल अगर हम ईयर की बात करें तो अगर सेमेस्टर वाइज डिवाइड करें तो 1900 और 1900 $3800 तो होगी आपकी एकेडमिक फ़ीस। और इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी जो है ना वो अलग अलग से ना अपना चार्ज करती है फॉर कन्वोकेशन। तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी IUK वो $250 चार्ज कर रही है फॉर द कन्वोकेशन, और $50 इसके अलावा एम्बेसी की फ़ीस होती है। अच्छा तो अराउंड $300 जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अच्छा, $300। लास्ट सेमेस्टर के अंदर। और पार्टी सार्टी भी तो होती है? वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, यूनिवर्सिटी उसकी डिमांड नहीं करती। डिमांड नहीं करती। जी। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ पर्सनल एक्सपेंसेस वो कितने हो जाते हैं? यार वो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो किस कैसे मोड में रहना चाहते हैं। अब मतलब आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, ठीक है, जी। तो हर कोई पार्टी का दावत का कहता होगा आपको, ठीक है, और आपने कराई भी होगी। बिल्कुल ऐसे है। ऐसे ही। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी तो है ना। जी मैं आपको अभी का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि 2 दिन पहले ही मैंने अपने तमाम दोस्तों को जो हमारे ग्रुप में थे उनको मैंने दावत पे बुलाया है, अच्छा, और अराउंड $100 मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। अराउंड $100 जी एक जी एक मतलब एक मतलब वो दावत के लिए मैंने। क्या बात है, वही तो कह रहा हूँ। ये मतलब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सुना सही है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहा है स्टडी के लिए तो उसे पासपोर्ट कितने ईयर का बनाना चाहिए? 5 साल का, 10 साल का, कितने ईयर का जो मतलब आइडियल हो? अगर मैं रेकमेंड करूँ तो 10 साल का बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बसाते खुद जो है वो 5 साल का बनवा के आया था वैसे। तो उसमें क्या हुआ था कि 4 साल के बाद ना मतलब मेरा यहाँ पे ना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले ना अपना पासपोर्ट को रिन्यू करवाओ। तो अराउंड जब मैं मतलब 9th सेमेस्टर में था, लास्ट ईयर मेरा जब चल रहा था, तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। तो मुझे फिर एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़े, तो वो मतलब काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उससे बेहतर है कि आप मतलब ना पाकिस्तान से ही ना 10 साल का बनवा के आएँ, ताकि आपको ये मसला ना पेश है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है, तो अगर आप मतलब 10 साल का बनवाएंगे तो आपको ये आप इजी रह जाएंगे, इजी रह मतलब जाएगी। इधर आपको एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सही है। डिग्री के अटेस्टेशन या रजिस्ट्रेशन के कितने स्टेप्स होते हैं? कहाँ कहाँ से वेरीफाई होती है? जो डिग्री होती है वो सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको देती है, वो नॉन अटेस्टेड डिग्री होती है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो किर्गिस्तान की है उसकी तरफ आपकी डिग्री भेज देती है। वो आपका 10 to 15 डेज में आपकी वो डिग्री वेरीफाई करके आपको आपकी यूनिवर्सिटी को बैक कर देते हैं। फिर आपने यूनिवर्सिटी से वो डिग्री उठानी होती है और आपने लेके जाना होता है एम्बेसी में। एम्बेसी में आपने अपनी जो मतलब जो ट्रिप्स है किर्गिस्तान की वो शो करवानी होती है, और 5 साल का आपको अपना वीज़ा शो करवाना होता है, और फिर वो वेरीफाई करते हैं। और इस तरह ये जब दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एम्बेसी जब भी आपकी डिग्री वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद आपकी वो फाइनल डिग्री है वही आपकी मानी जाती है। चलो सही है। ऐसी कोई चीज़ जिसे अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज़? यार वो चीज़ है नॉन कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक स्टडी स्केड्यूल बनाया हुआ है तो आप उसके ऊपर स्टिक रहें। मतलब ये नहीं है कि पहले 2 दिन आपने मतलब उसको फॉलो किया है और उसके बाद आप मतलब नॉन सीरियस हो गए। अगर ऐसे रहेंगे तो आप कभी भी मतलब ना मेडिकल की स्टडी में आप कामयाब नहीं हो सकते। मेडिकल की स्टडी में आपको कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है आपकी, ठीक है। अगर आप इसके साथ रहोगे तो आप MBBS में कामयाब हो जाओगे। ये मतलब जो है ना मेन टिप है मेरी कि कंसिस्टेंसी
जो है ना उसके ऊपर फोकस करें और नॉन सीरियस एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी के मुताबिक मतलब ये कि ना बंदे को 1 घंटे 2 घंटे ज़रूरी देना चाहिए कि नहीं क्या स्टडी? स्टडी के दौरान? यार बेसिकली 1-2 घंटे से तो कुछ नहीं होता। आप MBBS कर रहे तो मिनिमम 6 to 8 आवर्स जो है ना स्टडी के, वो आफ्टर जैसे मैंने कहा 4th सेमेस्टर Fourth तक आपको मतलब जो टेक्स्ट बुक्स है आप वो पढ़ते हो, उसमें आपकी मतलब 2 से 4 आवर्स की जो है ना स्टडी ड्यूरेशन वो इनफ है। लेकिन वंस आप 4th सेमेस्टर से आगे कंटिन्यू करके फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 6 to 8 आवर्स जो है ना वो आपको स्टडी करनी चाहिए। 6 to 8 आवर स्टडी तो करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है यहाँ पे मतलब जो स्टूडेंट है सुबह जाता है यूनिवर्सिटी, शाम को आता है, ठीक है, और उसे खाना भी बनाना पड़ता है और ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो कैसे मतलब मैनेज करे टाइम को? हाँ, ये यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है ना तो वो बहुत स्टूडेंट्स को लिए डिफ़िकल्ट है। इसकी वजह ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का स्केड्यूल ऐसे होता है कि सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक क्लासेस होती हैं और इसमें बच्चों को इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपने लंच कर सके। ब्रेकफास्ट भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं करके जाते। तो एक तो उनकी मतलब ये है कि स्ट्रेस बड़ा होता है स्टूडेंट के ऊपर, और दूसरे नंबर पे जब वो घर आते हैं तो उनको सारी कुकिंग वगैरह सारा खुद करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है अपने रूम्स की, सारा कुछ उनको खुद करना पड़ता है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट वाकई बड़ा इशू है। लेकिन इसमें ये है कि आप मतलब 6 to 8 आवर्स इस तरह आप कर सकते हैं कि ऑन एवरेज जो है ना वीक में 2 से 3 दिन ऐसी क्लासें होती हैं जो सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक होती हैं। उसके अलावा जो बाकी के दिन होते हैं ना आपके 4 से 5 दिन इन अ वीक, वो आपके क्लासेस होती हैं, एक कभी 2 क्लासें हो जाएंगी या मैक्सिमम 3 क्लासें हो जाएंगी। तो उनमें आप इजीली ना टाइम अपना निकाल सकते हैं स्टडी का। आप 2-2 आवर्स के सेशन रख सकते हैं, मतलब 2 आवर्स का एक सेशन रखेंगे, फिर 1 घंटे की 2 घंटे की ब्रेक कर सकते हैं, उसमें आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगेन एक सेशन लगा सकते हैं 3 आवर्स के सेशन में। मैंने खुद ऐसे किया हुआ था कि मैं 3 आवर्स के मतलब 3 सेशन में लगाता था 2-2 आवर्स के। तो इस तरह मुझे काफ़ी आसानी हो जाती थी, रिफ्रेशमेंट भी हो जाती थी बीच बीच में। बंदा बर्न आउट भी नहीं होता। हाँ, मतलब वो एग्जॉस्टेड नहीं फील करता बंदा। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी, अगर मैं टिप देना चाहूँ सेशंस वाइज मतलब स्टडी करें। सही है। आपके 5 साल गुजारे हैं तो आपको बहुत से लोगों के साथ वास्ता पड़ा होगा, तो ये कैसे पहचाने कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ सिंसियर है और कौन नहीं, कि दोगलापन इन अदर वर्ड, कौन आपके साथ सिंसियर है और कौन आपके साथ सिंसियर नहीं? इस बात के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये हर बंदे का अपना होता है। तो और ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कंपनी कैसी है, लेकिन इसके ऊपर ना कुछ। बिस्कीट में आपने क्या सीखा है? कोई ऐसा लेसन जो बिस्कीट ने आपको सिखाया हो और वो आप कभी भूलेंगे नहीं? जो सबसे बड़ा लेसन जो मुझे बिश्की का भी मिला है वो है कि मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान के तौर पे कैसे रह सकता हूँ, अच्छा। आज़ाद इंसान। मतलब मैं अपनी जाहिर सी बात है, उससे पहले मैं FSC में था, इमेच्योर था, तो अपने मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे मैं यहाँ में बिश्की का हूँ तो मैं सारा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो जो सबसे बड़ा लेसन मुझे बिश्की का के मिला है कि वो ये है कि अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स और इनके ऊपर मेरा डिपेंडेंस कम हुआ है और मुझे लाइफ को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला है। सही है। अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में कुछ बताएं। फ्यूचर में फर्स्ट ऑफ ऑल अभी डिग्री के फ़ौरन बाद तो मेरा यही गोल है कि मैं अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करूं पाकिस्तान की किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और उसके बाद मेरा जो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ MBBS मेरा ड्रीम था कि मैं लैब पास कर UK जाऊँ। तो इंशाल्लाह वो आगे मैं परस्यू करूँगा। और ऐसा क्यों है कि ना ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो बाहर जा रहे हैं, UK वगैरह बाहर ज़्यादा चूज़ करते हैं, ऐसी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि एक तो वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में, और उसकी जो इक्विवेलेंस जो जॉब्स हैं ना वो बहुत कम हो गई हैं। अच्छा। तो एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान छोड़ के डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, और दूसरी वजह है कि जो पे स्केल है ना वो डॉक्टर्स का वही रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में जो इन्फ्लेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इन्फ्लेशन अब तो 3 टाइम्स हो गई है, लेकिन जो पे स्केल है वो 3 टाइम्स है। तो वो
इस वजह से ही बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स या जो भी डॉक्टर्स के अलावा भी जो एजुकेटेड जो फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी वजह उसका ये है कि यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए, वैसे प्रोफेशंस की कदर नहीं है। अच्छा। डॉक्टर्स की कदर है, लेकिन मतलब एक सोसाइटी में जैसे हम CSPs वगैरह को देखते हैं, उनकी जैसे होती है, तो फिर वो नहीं होता। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है जी। उसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि ना जो डॉक्टर हैं वो ना सेफ रहें? नॉट फॉर ओनली फॉर डॉक्टर्स, उनको ये चाहिए कि जो इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग जो पे स्केल है ना, उसको एडजस्ट करें, ताकि जो एक नॉर्मल आदमी भी है जो मतलब और किसी लो स्केल नौकरी पे भी जॉब कर रहा है, उसको भी मतलब वो अपना इजीली गुजारा कर सके। तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अगर ये अपना पे स्केल बेहतर करते हैं, तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जाए। अच्छा। जी सही। यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल के कैफ़े में हेल्दी फूड मिलती है या वहाँ पर भी जंक फूड की लाइन लगी होती है? जो हमारी यूनिवर्सिटी का कैफ़े है उसमें तो जंक फूड ही है। अच्छा। हालांकि हैरानी की बात है कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, और जैसे वो कैफ़े में जाते हैं सारा जंक फूड खा रहे होते हैं। अच्छा। तो मतलब ये है कि डॉक्टर्स होने के बावजूद वो अपने मतलब हेल्थ का इस तरह ख्याल नहीं रख रहे। तो मेरी रिकमेंडेशन तो वैसे यही है कि हेल्थी फूड होना चाहिए, ताकि जो है ना, एक तो वैसे ही स्टूडेंट्स को बड़ा स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस रिलीव वो कर सके अपना, और जंक फूड से अवॉइड कर सके। अच्छा, ऐसा क्यों है कि ना ज़्यादातर जो मैक्सिमम रेशो है ना डॉक्टर की, वो ना अनफिट होता है, मतलब उनका पेट निकला होता है कभी ऐसे वैसे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने भी फील की है। मैंने खुद अब टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि ये चीज़ करने से आपकी सेहत ख़राब होती है, जंक फूड खाने से ख़राब होती है, लेकिन मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाता अच्छा, अपना उन चीज़ों से। जी। मैं मतलब ना उन चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं रख पाता। लेकिन अगर मुझसे कोई तीसरा बंदा आके, कोई फॉर एग्जांपल पेशेंट है, वो मुझसे आके पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसको मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अपनी डाइट का ख्याल रखिए। लेकिन जब वो मेरी डाइट देखता है तो वो कहता है कि आपकी अपनी डाइट तो ऐसी है नहीं। तो ये वाकई बड़ा मसला होता है कि डॉक्टर्स में अक्सरियत यही होती है कि वो दूसरों को तो मशवरा दे रहे होते हैं कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, लेकिन खुद वो इस बात पे अमल नहीं करते। इमरजेंसी रूम में कोई पेशेंट हंसते हुए आए हैं? इमरजेंसी में बेसिकली पेशेंट्स आते ही वही हैं जो किसी स्वेयर डिजीज़ का शिकार होते हैं। तो बहुत कम ही पेशेंट मैंने देखा है कि जो इमरजेंसी में आए और हंसते हुए आए। डू यू फील लाइक अ सुपर हीरो अराउंड पेशेंट्स? कह सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं उनकी पेन को कम कर सकता हूँ, उनको ठीक कर सकता हूँ। तो ये फीलिंग्स लाता है कि आई फील लाइक अ सुपर हीरो। वाह, माशाल्लाह। मेडिकल स्टूडेंट्स को कितने कॉफ़ी या मग्स डे के चाहिए होते हैं? कॉफ़ी के कॉफ़ी के? इसमें ये है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कैफ़ीन के एडिक्टेड होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टूडेंट्स का स्केड्यूल ऐसे होता है कि सारा दिन वो क्लासेस लेते हैं, तो उनके पास जो फ्री टाइम बचता है वो रात का टाइम होता है। तो वो अपने आप को अलर्ट रखने के लिए कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट अक्सर यही इनकी कंडीशन होती है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी एक कैफ़ीन एडिक्टेड हूँ, और मैंने ऑन एवरेज एक रात में 2 से 3 जो है ना कॉफ़ी के मग्स वो पी रखे हैं। से दो? जी, 2 से 3। अच्छा, 2 से 3। हाँ, उसकी वजह ये है कि मैं पिछले चंद दिनों से, जैसे कि हमारे स्टेट एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं स्टेट एग्ज़ाम में सारी रात जागता हूँ। अच्छा। मेरा रूटीन ये थी कि मैं सारी रात जागता था, सारी रात मैंने पढ़ाई करनी होती थी, और सुबह मैं एग्ज़ाम दे के 10-11 बजे जब मैं फ्री होता था, तब मैं आके घर आके सो जाता था। तो जाहिर सी बात है, मुझे रात को छलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो मैं फिर कॉफ़ी के 2 से 3 कप जो है ना वो पी जाता। सही है। जी। और आपके कैसे हुए हैं स्टेट एग्ज़ाम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। मेरी एवरेज 95% बनी है जिसकी तरफ से। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही है। और आप इसका तरीका बताएंगे कैसे है? क्या से कैसे, मतलब कैसे दिया आपने? कौन कौन थे? स्टेट एग्ज़ाम्स जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं ना, यूके के, वो 3 फॉर्मेट्स में है। अच्छा। एक कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट है,
और दूसरे नंबर पे आपका ओरल फॉर्मेट है और तीसरे नंबर पे आपका ऑस्की या बेड साइड टेक्निक्स है। तो ये तीनों फॉर्मेट्स में हमारे एग्जाम्स हुआ था। अच्छा। और जो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम था ना, उसमें हमारा पब्लिक हेल्थ, हाइजीन और एक यहाँ का लोकल सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान, अच्छा। इनका एग्जाम हुआ था। जो हमारे ओरल एग्जाम्स थे उसमें हमारे पीडियाट्रिक्स का हुआ था, अच्छा। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी का हुआ था और इसके अलावा हमारा हुआ था पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी और सर्जरी का हुआ था। अच्छा। ये 3 सब्जेक्ट्स थे जो हमारे मतलब ओरल एक फॉर्मेट में हुए थे और इन्हीं 3 का हमारा हुआ था ऑस्की या बेडसाइड टेक्निक। तो और इसके अलावा हमारा मेडिसिन का भी एक एक्स्ट्रा एग्जाम हुआ था, वो भी ऑस्की में आया था। चलो सही है। कोई यूनिक तरीका पेशेंट्स को गैप ट्वेल्व सून करने का? उनको बस यही कहना है कि और इस हाँ, उनको बस यही कह सकते हैं कि ऑल इज वेल, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। और वैसे भी जो मरीज होता है ना, उसको हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। इफ समथिंग इज स्वेयर, हमें उन्हें बता देना चाहिए कि जो आपकी कंडीशन है वो स्वेयर है, ताकि वो अपना जो है ना अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत कर सके और दुआएं कर सके जी, और स्पिरिचुअली अपने आप को ना और मेंटली प्रिपेयर कर सके जी। मेरा तो यही ख्याल है कि मतलब अगर कोई स्वेयर मरीज है तो उसको मतलब आपको बता देना चाहिए। If you ever go back in time, would you choose medicine in profession? मैं आपके इस सवाल से मैं आपको अपने थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने आफ्टर FSC 6 मंथ्स मैंने CA में भी लगाए थे। माशाल्लाह, सीए के इसलिए मैंने उस वक्त 4 मॉड्यूल होते थे CA के, तो मैंने फर्स्ट मॉड्यूल पास किया था उसका और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेडिसिन में एडमिशन ले लिया था। अच्छा। तो मुझे मतलब एक अकाउंटेंसी वाली साइड का भी आइडिया है और मेडिकल की साइड का भी आइडिया है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं फिर उस वक्त बैठ जाऊँ और मैं अकाउंटेंसी को चूज़ करता या उसी को फर्दर कंटिन्यू करूँ करता या फिर मेडिसिन में आ जाता, तो आई वुड से कि मैं मेडिसिन में आता। उसकी वजह ये है कि ये एक काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं जो मतलब चैलेंजिंग, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अकाउंटेंसी इज नॉट अ बैड फील्ड। टफ है, इतनी बहुत नहीं है। काफ़ी टफ है बिल्कुल, CA का पासिंग रेशियो बहुत कम है और मेडिसिन भी एक अच्छा प्रोफेशन है। मतलब आप सारे उम्र आपको मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है, आपको लोग दुआएं देते हैं। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो आई वुड चूज मेडिसिन और अकाउंटेंसी। मतलब इसका मतलब ये है कि ना आपने खुशी खुशी मेडिसिन को चुना। जी, मैंने खुशी खुशी चुना। लेकिन मैंने जब मेडिसिन को चूज़ किया था ना, मैं ऑनेस्टली पहले 2-3 महीने मुझे लगता था नहीं, आई शुड कंटिन्यू द अकाउंटेंसी, मुझे मतलब CA कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मेरा पहला मॉड्यूल हो चुका था, 3 मॉड्यूल रह गए थे। तो मुझे लगा मुझे CA को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा थोड़ा सा रुझान डेवलप हुआ इधर MBBS की तरफ, तो मुझे लगा नहीं, मैंने गलती मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था। जो होता है अच्छे के लिए होता है जी। मेडिकल स्कूल की लाइफ के बारे में बताएं, लेक्चर्स या हॉरर मूवी? जो मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ है ना, वो मिक्स है। अच्छा, मिक्स है। हाँ, उसमें आपका फन भी है, उसमें आपका मतलब ऐसे है लाइक यू आर स्केयर्ड, इस तरह के सारे सीन्स चलते हैं। तो हॉरर मूवी की तरह और मतलब उसमें फन भी है आपका। जैसे जब हमारे मॉड्यूल होते थे तो हम काफ़ी मतलब डरे हुए होते थे अगर पास होंगे नहीं होंगे। और इसके अलावा जब हमारे लेक्चर होते थे तब हम चेंज सीन में होते थे, मतलब ये कि कोई मतलब ना कोई इशू नहीं, जस्ट हम देख रहे हैं, टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मतलब कोई दिल में खौफ नहीं, आप बस आपस में भी बातें कर रहे हैं। तो ये मिक्स ही है, मतलब आप एग्जाम से ज़ाहिर बात है आप डरेंगे, जब नहीं होंगे तो आप खुश होंगे, तो ये मिक्स ही है। Welcome back. I'm Dr. Mustafa, your host. So, Irfan bhai, what do you like and dislike about Kyrgyzstan? किर्गिस्तान में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है जी यहाँ का वेदर। यहाँ की सर्दियाँ मुझे पसंद है बट नॉट द स्नोफॉल। मुझे वैसे विंटर का मौसम जो है ना वो पसंद है, लेकिन जब स्नोफॉल होती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और एक मुझे यहाँ का वेदर
और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और डिसलाइक्स तो सच मेरे नहीं है, लेकिन जो फ्लैट्स और डोम्स के फ़ज़ाइन है ना यार, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो आपको 3 महीने रखते हैं, चौथे महीने निकाल देते हैं। तो ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे ना बहुत बुरी लगी है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ड्रंक लोग होते हैं जो रात को निकलते हैं, तो वो लोग भी मुझे बिल्कुल भी नहीं सेफ्टी पसंद। के रिलेटेड। हाँ, सेफ्टी के रिलेटेड, मतलब ना रात को मतलब कम निकला करें, लेकिन निकले भी तो इतना इशू नहीं है जी। और उसके अलावा आप कहाँ पर क्या कहते हैं कि आप वेयर डू यू प्रेफर लिविंग, इन अपार्टमेंट, इन डोम और इन हॉस्टल? अगर मुझसे पूछा जाए तो अपार्टमेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अपार्टमेंट्स में एक तो आप बिल्कुल भी शोर नहीं कर सकते। शोर से मुराद है थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करें, थोड़ा सा फास्टली चलें, तब भी मतलब वो साइड वाले जो आपके रह रहे होते हैं वो इशू करते हैं, या जो आपके जस्ट बिलो जिनका घर होता है, अपार्टमेंट होता है, वो आपका इशू करते हैं। और इसके अलावा मतलब ये है कि लेट नाइट आप जाग नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास के ये जो किर्गिस्तान के लोग होते हैं ये रात को 10 बजे या मैक्सिमम 11-12 बजे सो जाते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि कोई बंदा लेट नाइट मतलब बातें करे, शोर करे और उनके अपार्टमेंट तक आवाज़ें जाए। और दूसरे नंबर पे अगर मेरी प्रेफरेंस पूछे तो मुझे डोम डोम पे रहना पसंद है, क्योंकि वो आपका एक बिल्कुल उसमें आप फ्री होते हो। आप अपनी मर्ज़ी से जो मतलब जो मर्ज़ी करो वहाँ पे। और दूसरे नंबर पे उनका ख़ज़ाइन से आपको इशू नहीं होता। ख़ज़ाइन उनके मतलब अच्छे होते हैं और वो आपसे इतने डिमांड्स नहीं करते कि ऐसे सफाई होनी चाहिए या इस तरह करके आपने रखना होता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं डोम को ही पसंद करता हूँ। डोम, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि यहाँ पर डोम किसे कहा जाता है? डोम जैसे हम पाकिस्तान में पूरे घर को कहते हैं, तो यहाँ पे ये पूरे घर को डोम कहते हैं। मतलब अब अगर हमने पूरा घर किराए पे ले लिया है तो हम उसे कहेंगे कि हमने डोम किराए पे ले लिया। अगर हम जस्ट एक अपार्टमेंट लेते हैं 2 या 3 रूम्स का, तो वो एक फ्लैट टाइप होता है। विंटर में आप जो मॉर्निंग क्लासेस जाते हैं सुबह 8 बजे, अक्सर हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं, तो स्नो के टाइम पे विंटर की मॉर्निंग में सुबह 8 बजे की क्लास में जाना आपको कैसा लगता है? ये बहुत मुश्किल टाइम है। पूरे किर्गिस्तान में जो सबसे मुश्किल टाइम होता है ना, वो सुबह 8 बजे की क्लास का होता है। सुबह 8 बजे तो बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला होता है यहाँ पे, क्योंकि आपने निकलना होता है 7:20 7:30 पे निकलते हैं आप, ताकि आप ऑन टाइम क्लास में पहुँच सकें। सूरज नहीं निकला होता है, ऐसे लगता है जैसे आप रात में निकले हुए हैं। और दूसरे नंबर पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उसके ऊपर स्नो हो रही हो तो बस आप ऐसे समझिए कि आप ना जंग लड़ने जा रहे हैं। जंग लड़ने जा रहे हैं। और मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। सही है। वो स्टूडेंट्स जो कि अभी हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं एफएससी करके, वो जो आगे जो मेडिकल की कोई भी फील्ड में आगे वो परसू करना चाहते हैं, उनके बारे उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आपका MBBS या BDS में हो सकता है तो आप इसको कंटिन्यू करें। और अगर इसमें नहीं होता, बिलफर्ज इसमें नहीं होता, और मतलब आप दूसरी फील्ड्स भी बहुत अच्छी हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होगी, फार्माकोलॉजी होगी। इसके अलावा अभी पाकिस्तान में एक नई फील्ड आई है, ये ऑप्टोमेट्री की। काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका बाहर की कंट्रीज हैं उस उनमें। तो ओवरऑल जो है ना, मतलब ये चंद एक फील्ड्स हैं जो इनमें मतलब परसू कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। तो उसके अलावा एक और क्वेश्चन कि इज इट वर्थ स्टडिंग मेडिसिन? देखें, जैसे कि AI में एडवांसमेंट हो रही है। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि कॉम्प्लेक्स क्लॉटिंग्स हुई थी बंदे की ना वेन्स के अंदर। तो उन क्लॉटिंग्स को मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की मदद से निकाला नहीं जा सकता था, तो उसको AI ने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। और उसमें ये था कि अगर ह्यूमन ने इंटरवीन करते उसमें, तो 90 to 95% चांसेस थे कि पेशेंट की डेथ हो जाती। और उसको सक्सेसफुली एक AI ने ना इंटरवीन करके सर्जरी करके उसको रिमूव किया। तो मुझे लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ फील्ड को लेके चलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, इसके साथ अगर हम अपनी मेडिसिन की इस फील्ड को लेके चलें
तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्कोप है। लेकिन अगर हम वही कन्वेंशनल तरीक़ों पे रहें कि बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दें और ह्यूमन रिसोर्सेज पे रिलाई करें, तो ऐसे बंदे का फ्यूचर नहीं है। अदरवाइज में बिल्कुल। अभी आपने एआई की बात की, उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप क्या देखते हैं फ्यूचर में, क्या एआई ह्यूमन को या जो इंसानों को टेक ओवर करेगी? अभी इस पॉइंट पे तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि एआई इतना मैच्योर नहीं है अभी। तो अभी तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एआई कैन टेक ओवर ह्यूमंस। बट अभी जो जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक गूगल, वो अपनी ये डायग्नोस्टिक्स ऐप्स लॉन्च कर रही हैं और उन्होंने ये दावे भी किए हुए हैं कि इनके जो डायग्नोसिस हैं वो ह्यूमन डॉक्टर के डायग्नोसिस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो टेक्नोलॉजी है ना, उस बेस पे हम अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते कि मतलब ये टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 20-30 सालों में इट माइट टेक ओवर। बट जो ह्यूमंस की नीड है ना, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि एआई भी गलतियाँ कर सकता है जो, और उसको करेक्ट करने के लिए ह्यूमंस की नीड हमेशा रहेगी। अब दोबारा से हम थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्या आपको खाना कहाँ का पसंद है, घर का, हॉस्टल का, या फिर बाहर होटलिंग वगैरह? मुझे इन तीनों जगह से मुराद ये है कि मैं खा तो लेता हूँ, लेकिन घर का मुझे इन तीनों में सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मुझे सेल्फ मेड जो मैं खुद बनाता हूँ वो मुझे ज़्यादा, इन सब से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सही है। जी। लाइफ का आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप कभी ना भूलना चाहें या जो आपको कभी नहीं भूल सकता? लाइफ का इंसिडेंट, हाँ, ये ऑलमोस्ट सभी फॉरेन स्टूडेंट फेस करते हैं। वो ये होता है कि आप इधर अपनी डिग्री कर रहे होते हैं और पीछे से आपको खबर आती है कि आपको कोई रिलेटिव, आपको कोई रिश्तेदार, अजीज दोस्त, उसकी डेथ हो गई है। तो ये ऐसा टाइम होता है मतलब जिसको ना बिल्कुल भी ना, जिसको बुलाया नहीं जा सकता। तो अभी 2020 में मैं इधर ही था, तो मुझे पीछे से ऐसी खबर मिली कि मतलब हमारे एक अजीज की डेथ हो गई। तो मुझे लगता था कि मैं मतलब ना अभी जैसे तैसे हो सके, उस वक्त कोरोना भी चल रहा था, फ्लाइट्स वगैरह बंद थी। तो मुझे मेरा दिल करता था कि मैं अभी पाकिस्तान जाऊँ, लेकिन मजबूरियाँ थी, मैं नहीं जा सका। तो ये टाइम मेरे ख्याल से मतलब ना अल्लाह ताला हर किसी को बचाए इस वक्त से। लेकिन जब ये वक्त आता है तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम होता है एक फॉरेन स्टूडेंट की लाइफ। सही है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी एमबीबीएस की, जिसने आपको एमबीबीएस की तरफ आने के लिए इंस्पायर किया कि ये चीज़ है जिसकी वजह से मैं एमबीबीएस में जाना चाहता हूँ? व्हाट्स योर वाज योर इंस्पिरेशन? मेरा एक कज़न था, वो भी डॉक्टर था। ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैं सीए कर रहा था, मेरा एक मॉड्यूल भी हो गया था, मैं सेकंड मॉड्यूल की तैयारियां कर रहा था, मतलब ना उसमें क्लासेस के लिए ना। तो मुझे मेरा एक कज़न डॉक्टर था, वो मुझे मिला है, वो मुझे कहता है कि तुम्हारे मार्क्स वगैरह अच्छे हैं, तुम आगे मेडिकल में अपना ना करियर परस्यू करो। तो पहले तो मुझे उसकी बात मतलब इतनी ज़्यादा मैंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उसकी रूटीन वगैरह चेक की तो मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ उससे। मुझे लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की, वो भी तैयार थे, वो तो मुझे पहले ही कह रहे थे कि आपको सीए की बजाय इधर मेडिसिन में जाना चाहिए। फिर इस तरह मतलब वो मेरा कज़न जो है ना, वो मेरे लिए एक इंस्पायरेशन बना है। अभी वो माशाल्लाह से एफसीपीएस कर रहे हैं सर्विसेज में, माशाल्लाह। जी, पीजी के तौर पे सर्व कर रहे हैं। पेशेंट्स की वो बिजार या अजीब डायलॉग्स जो आपको कुछ याद हो, अगर आपने कुछ पेशेंट्स को डील किया हुआ है? मेरी ऐसा इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई पेशेंट्स के साथ, तो मैं इस, ठीक है। हाँ, अब्रॉड स्टडीज या अपना मुल्क? अपना, अगर आपका पाकिस्तान में होता है तो आप प्रेफर करें पाकिस्तान में, और अगर आप नहीं होता तो एज ए सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है। तो आप अब्रॉड में बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे आजकल ये किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, चाइना है। आप किस मुल्क को, कंट्री को प्रेफर करते हैं कि अगर आपको दोबारा से मौका मिले कि आप दोबारा से एमबीबीएस के लिए किसी बाहर की कंट्री को चूज़ किया जाए आपको बैक इन टाइम जाके, तो आप कौन सी कंट्री को चूज़ करेंगे? मैं देखिए इन सब कंट्रीज़ के कुछ एडवांटेजेस और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वैसे अगर मैं देखा जाए तो ओवरऑल मैं चाइना को प्रेफर करता। ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, जी। और दूसरे नंबर पे उनकी डिग्री की भी एक वैल्यू है। यहाँ से भी हम डिग्री करते हैं, यहाँ पे भी ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमारा MBBS 5 साल का है और ऊपर से हमें लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता। इशू से मुराद ये है कि चाइना में जैसे हमें पता है कि वो HSK लेवल 5 तक पास करना पड़ता है, इधर किर्गिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं होता। वो आपको जस्ट क्लासेस होती हैं रेगुलर क्लासेस रशियन की, लेकिन उसमें ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वो पास करें। ठीक है, क्या आपको लगता है कि पेशेंट्स कभी कभी सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए एक्टिंग करते हैं या कुछ अजीब हरकतें करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे होता है कि मतलब पेशेंट आता है और वो इतनी इसकी सीवियर कंडीशन भी नहीं होती और वो उसने इस तरह से खप डाली होती है पूरे वार्ड में कि ऐसे लगता है कि अगर इसको अभी कुछ ना किया गया तो ये मरीज़ मर जाएगा। ठीक है। लेकिन उसकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं, उसको देखते हैं, तो लगता है कि वो मामूली पेट दर्द के साथ ही आया हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल मरीज़ एक काफ़ी केसेस आते हैं। तो और वैसे भी डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि मतलब जो भी पेशेंट है उसको अच्छी तरीके से डील करे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो तो आप अपना इंट्रो कैसे कराते हैं या आप अपना नाम कैसे कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं? यार मैं अपना इंट्रो इस तरह करवाता यार, वो कैरी मिनाटी की बड़ी एक मशहूर लाइन है, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम। मैं यही करता वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं आप अपने जूनियर्स के लिए कोई मैसेज, जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, जो अभी न्यू फर्स्ट ईयर में किर्गिस्तान में या कहीं भी अब्रॉड गए हैं, बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे। हाँ जी, उनके लिए मैसेज ये है कि अक्सर यहाँ पे जो किर्गिस्तान के स्टूडेंट आते हैं ना, वो इजी हो जाते हैं, स्टडी पे इतना फोकस नहीं करते और ना उनको अपने पीछे कंट्री के जो एग्ज़ाम होता है, कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब केयर करते हैं। तो वो बड़े मतलब स्टूडेंट्स को मैं ये मतलब एडवाइस करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी इजी ना हो और अपनी जो कंट्री है उसका जो एग्ज़ाम होता है उसके जो जैसे NLE हो गया हमारे लिए, MCI हो गया फॉर इंडियंस, तो मतलब उसको बिल्कुल भी इजी ना लें, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करें। और दूसरे नंबर पे ये है कि अपनी क्लासें में रेगुलर रहें। मैंने हमारे साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स 3 से 4 तो मेरे ग्रुप में अपने थे स्टूडेंट्स, जो मतलब ये कि क्लासें नहीं लेते थे और उस वजह से अभी वो 6 सेमेस्टर में, कोई 7 सेमेस्टर में, और मैं आज ग्रेजुएट होकर जाता हूँ। क्यों? शुक्र मैं रेगुलर हूँ। तो एक तो रेगुलर रहना है आपने और दूसरे नंबर पे आपने स्टडी को बिल्कुल भी लाइट में लेना, फोकस थैंक यू करना। वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक हो आपके ग्रेजुएट होने के लिए। शुक्रिया। अल्लाह आपको मज़ीद आगे कामयाब करे। आमीन। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, साइन ऑफ। आजकल पेशेंट की मिथ भी ये है कि ना, जो मतलब अनफिट डॉक्टर होता है तो वो कहते हैं ये अच्छा डॉक्टर है, और जो फिट होता है वो कहते हैं ये डॉक्टर है ही नहीं। उसकी यही वजह है ना कि मैक्सिमम यही वजह ये अनफिट डॉक्टर वो कहते हैं ना, पेड़ निकला हुआ है ये चंगा डॉक्टर है, पेड़ निकला हुआ है ये चंगा डॉक्टर है। नहीं जो वो नहीं होता- बालां दा जेड़ा गंदिया हुंदे ना वो समझ नहीं चंगा पेट हला नहीं। यार इसके ऊपर मुझे चलो।